अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस के रिलेटेड। और ये चैप्टर नंबर 6 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले आता है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फिर हम पोलर पे बात करेंगे और उसके बाद हम स्फेरिकल पे बात करेंगे। तो इसको हमने समझना है सबसे पहले कि हमारे पास जो कर्वीलिनियर सिस्टम होता है ये किस तरह का सिस्टम होता है। ये कर्वीलिनियर जो कोऑर्डिनेट होता है ये क्या होता है या किस तरह का ये सिस्टम होता है, तो इसको हम समझने के लिए ज़रा बात करते हैं। तो कर्वीलिनियर, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसकी स्टेटमेंट से ही ये पता चलता है कि यहाँ पर जो हमारे पास सिस्टम बनेगा वो हमारे पास जिस तरह जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे होते हैं तो वहां पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही होती है। ठीक है, हमारे पास सिंपल स्ट्रेट लाइन आ रही होती हैं। इसको हम एक्स एक्सिस कह रहे होते हैं। ठीक है, और इसको हम वाई एक्सिस कह रहे होते हैं और इसको हम क्या कह रहे होते हैं कि दिस वन इज अ जी एक्सिस। तो इनके दरमियानी जो एंगल होता है वो क्या होता है 90। अच्छा, तो यहाँ पर हम वही रेक्टेंगुलर को ही सामने रखते हुए, ठीक है, अपनी बात को जो है वो चेंज करेंगे कि हमारे पास कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो थोड़ा सा समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसका, अगर हम बात करें R2 में, तो R2 में जब हम किसी पॉइंट को जाहिर करते हैं एक्स वाई को, तो अगर ये पॉइंट P है तो ये वाली लाइन आ जाती है अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर R बोल दूं तो। अच्छा, ये जस्ट मैं समझने के लिए यहाँ लिखने लगा हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसी पॉइंट को अगर पोलर में चेंज कर दूँ तो एक्स क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, और वाई क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। मीन कि मैंने एक सिस्टम से इसको दूसरे सिस्टम में क्या कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखो कि x जो है वो किसका फंक्शन है, ठीक है, पोलर में जाके तो x किसका फंक्शन होगा बेसिकली, r और थीटे का। क्योंकि आपको पता है x को हम क्या लिख सकते हैं, r कोसाइन थीटा, और y को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। ये मैं R2 में समझाने के लिए जस्ट बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब हम x को और y को इस हिसाब से देखेंगे तो जब हम इसको रिवर्स देखेंगे, मीन के अगर हम देखें कि हम जो हमारा r है उसको फंक्शन ऑफ x और y अगर हम जाहिर करवाएं, ठीक है, तो क्या हम r को x और y के फंक्शन में जाहिर करवा सकते हैं। मतलब कि r बराबर किसके होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जैक्टली exactly. तो अगर आप थीटे को भी जाहिर करवाना चाहें तो थीटा इज द आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और आपको पता है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो जिस बंदे को ये समझ आ गई ना, ये जो मैंने सिस्टम लिखे हैं, अभी हम R3 में जब जाएंगे ना तो फिर उसकी क्लियरली समझ आ जाएगी। तो ये भी बातें आपको समझ आ गई हैं। अब हमने क्या किया है, एक्स वाई को आर थीटे में चेंज किया है और आर थीटा को हमने एक्स वाई में चेंज किया। ये तो दो बातें क्लियर होगी। अब थर्ड वाली बात, आपको पता है कि जब मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर में मैं अगर लिखूं एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए जो है, ये आपके ख्याल में अगर मैं आर स्क्वायर में बात करूं तो ये एक लाइन होगी या प्लेन होगी या क्या होगा आर स्क्वायर में। आर स्क्वायर में मतलब ये कांस्टेंट है। नो, कांस्टेंट तो है ना, ये एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है और वाई इसका 0 है। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है ये। जी बिल्कुल, तो ये हमें एक मिल रही है लाइन। बात को समझना है क्योंकि हमने आगे इन्हीं कंसेप्ट को आगे लेकर बढ़ना है। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन हम थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर करके चलते हैं। अगर मैं R3 में स्पेस में मैं पूछूं आपको कि x इज इक्वल टू ए क्या है, तो कोई बताएगा। वो वहां पर तो ये क्या आपको नजर आ रही थी, एक लाइन दैट इज पैरेलल टू दी y एक्सिस, ऐसे ही है ना, ये एक लाइन है जो पैरेलल टू दी y एक्सिस है। तो अगर आप R3 में x इज इक्वल टू ए लें तो ये आपको क्या नजर आएगी यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे एक प्लेन नजर आएगी।
ठीक है। ओके, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस लूँ, इसको वाई एक्सिस लूँ, एक्स है वाई है और इसको मैं जी ले लूँ, तो मुझे बताएं कि ये जो एक्स इज इक्वल टू ए है, ये जो प्लेन होगी ये किस हमारे पास एक्सिस के पैरेलल प्लेन होगी। कल भी बताया था, प्लेन को समझने के लिए आप ये किस मतलब अगर हम बात करें तो किस एक्सिस के पैरेलल ये प्लेन पड़ी होगी, एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये यहाँ पर ही पड़ी होगी ना, एक्स इज इक्वल टू ए यहाँ पर, लेकिन ये प्लेन होगी इस तरीके से कुछ होगी, एक पेज की तरह, ये वाली। ठीक है, तो जब x इज इक्वल टू ए है तो दैट विल बी पैरेलल टू दी वाई जी। ठीक है, तो ये वाई जी के पैरेलल होगी। ठीक है, तो इन चीजों को जो है वो बताने का मकसद ये है कि कर्वी लीनियर सिस्टम में हम कुछ इस तरह से ही कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो थ्री प्लेन्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक्स इज इक्वल टू ए पे बनाई है, वाई इज इक्वल टू ए पे, यहाँ पे एक प्लेन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे z इज इक्वल टू जी यहाँ पे आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, मतलब जहाँ पे ये कट करती हैं, तो जाहिर बात है ये एक कर्व्स के मतलब अलोंग कट करेगी, ये दूसरी के, ये तीसरी के। तो इन कर्व्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं कि दैट इज अ कर्वीलिनियर सिस्टम। मैं इसको बताता हूँ अगेन, लेकिन ये जो पॉइंट्स है छोटे छोटे, दैट आर द बेसिक पॉइंट या बेस पॉइंट फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, तो हाँ, हम इस चीज को पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑफ अ कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास एक्स वाई एंड जी थ्री पॉइंट्स थे। तो अगर आप लोगों ने उन चीजों को अच्छे तरीके से समझा है तो u1 एंड u2 एंड u3 हमने न्यू डिफाइन करवाए हैं। मीन के x इज अ फंक्शन ऑफ u1 u2 एंड u3 and y is the function of u1 u3 and z is also be a function of u1 u2 and u3। जिस तरह से मैंने आर थीटे वाली बात की थी, इसी तरह से हमने u1 u2 और u3 को हमने इन दी सेंस ऑफ एक्स एंड वाई जी फंक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो करवाया। लेकिन इसके लिए एक चीज याद रखनी है कि ये हम ऐसे नहीं शो करवा सकते, ये उसके लिए कंडीशन है एक, क्या, कि हमारे पास गिवन फंक्शन है, अगर वो सिंगल वैल्यूड हो और उसके कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स हों, तो देन उसको फिर हम u1 u2 और u3 को इन द सेंस ऑफ x y एंड z हम क्या करवा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कंडीशन है। ठीक हो गया। Given a point P with a rectangular coordinate system x, y, and z, we can form equation to associate a unique set of the coordinate u1, u2, and u3। ठीक है, अब ये जो u1, u2, u3 आपको मिला है, ये है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। ये उसके कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट है। Hence, any point P can then be defined in space not, मतलब कि वो कहता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ओनली वन वे नहीं है किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करवाने का, बेशुमार वे हैं, और अदर वेज कौन सा है, कर्वीलिनियर सिस्टम है। ठीक है, तो जिसका कोई क्वेश्चन है इसमें से पूछ ले, क्योंकि अगला टॉपिक इससे भी इंटरेस्टिंग है। अगर किसी को समझ नहीं आई वो पिछले में कुछ है तो वो दोबारा से पूछ ले। ठीक है, अच्छा नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अब इस चीज को समझना है, अगर तो वो प्लेन्स वाली बात आपको समझ आ गई है तो ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग और ये आपके लिए बड़ा कंसेप्चुअल होगा, क्योंकि इसी को बेस लेकर हमने आगे पढ़ना है। कोऑर्डिनेट सरफेस, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट कर्व्स। के कोऑर्डिनेट सरफेसेस कौन सी होती हैं और कोऑर्डिनेट कर्व्स कौन सी होती हैं। द कोऑर्डिनेट सरफेसेस आर लेवल सरफेसेस आर द फैमिली ऑफ सरफेस obtained by setting the coordinate equation equal to the constant। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास u1 जो है उसको मैं कांस्टेंट 2 के बराबर रख दूं, u2 को मैं किसके बराबर रख दूं, 3 के बराबर, u3 को मैं रख दूं 4 के बराबर, ये कांस्टेंट है। आपको पता है इस कांस्टेंट्स की वैल्यूज को मैं चेंज भी करवा सकता हूँ। ये जो u1 u2 u3 को जब मैं कांस्टेंट्स के बराबर रखूंगा r3 में, तो ये आपको क्या मिलेंगी, प्लेन्स मिलेंगी। ये आपको नजर आ रहा है ना, ये वाली प्लेन्स, ये वाली। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं u1 इज इक्वल टू 0 रख दूं, u2 इज इक्वल टू 0 रख दूं, u3 इज इक्वल टू 0 रख दूं, तो हमें कौन सा सिस्टम भला मिलेगा।
अभी आपको समझ लगेगी कर्वीलिनियर सिस्टम है क्या चीज। अगर मैं इनको 0 के बराबर रख दूं तो फिर आपको किस तरह का सिस्टम मिलेगा। चलें इसको थोड़ा सा साइड पे होके अगर मैं एक्स को भी 0 रख दूं, वाई को भी 0 रख दूं और जी को भी 0 रख दूं इन R3 में, तो हमें क्या मिलेगा, कौन सा सिस्टम मिलेगा। थोड़ा सा सोचने की ट्राई करें यहाँ। ऑर्थोगोनल। नहीं हाँ ऑर्थोगोनल तो हम कह सकते हैं उसको, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो दोबारा से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा, ये जो आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास सर्फेसिस बनती हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सर्फेसिस कहते हैं। द कोऑर्डिनेट सर्फेसिस आर जनरली कर्व, वो कर्व की फॉर्म में होती हैं, ये जो शो किया गया है। तो जो U2 कर्व और U1 से, ठीक है, बनती है दोनों से, तो उसको हम क्या किसका नाम दे देते हैं, U3 का। इसको हम इस तरीके से, तो मतलब हम दूसरे वर्ड्स में कह देते हैं कि U3 और U2 से जो इंटरसेक्शन से बनती है वो U1 होती है। ये U3 और U, यहाँ 1 लिखा हुआ था, सॉरी, हाँ वो U2 है। इस तरह से ये 3 कर्वें बन जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होती जिस तरह से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती है। तो ईच पेयर ऑफ दी सर्फेसिस इंटरसेक्ट्स इन अ कर्व, जो कर्व्स मिलती हैं हमें वो क्या कहलाती हैं, कोऑर्डिनेट कर्व्स कहलाती हैं इन अ स्पेस। थस U1 coordinate curve is the along which only U1 varies while U2 and U3 are constant। कहता है U1 जो होता है उस तरफ से U1 तो वेरी कर रहा होता है, बट आपको पता है आप इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देखेंगे जब आप Y के पैरेलल चलते हैं तो Y तो वेरी कर रहा होता है, लेकिन उस वक्त आपके पास R3 में X और Z दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक हो गया। तो सिमिलरली दूसरे पॉइंट्स के लिए ये है, अगर किसी को फिर भी इन चीजों की समझ नहीं लगी कर्वीलिनियर सिस्टम क्या होता है, तो वो यहाँ पर बता दे ताकि हम उन चीजों को दोबारा से देख लें। ठीक हो गया। नहीं, हम कोई कोई भी कॉन्स्टेंट्स ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नॉन जीरो होना जरूरी या नहीं है, कोई कोई भी ले सकते हैं। मीन के हमने तो वो 3 कॉन्स्टेंट्स के हिसाब से लेने हैं, जहां वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे वो एक नया हमारे पास जो रीजन है या सरफेस है वो जनरेट हो जाएगा, सिस्टम सॉरी। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से जो कर्व्स बनेंगे उनको कोऑर्डिनेट कर्व्स कह देंगे। उसने जनरली लिख दिया कि वो हमारे पास वो नहीं होती, क्या कहते हैं, स्ट्रेट नहीं होती जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती है। तो यही तो एक डिफरेंट चीज है। अब भी जब आप ये चीज टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आपको मजीद समझ आएगी कि हमने इसको थोड़ा सा उसके साथ कैसे कंपेयर करना। अब जरा देखें, यहाँ पर अगर मैं पोजीशन वेक्टर R ले लूँ एक, आपको पता है X इन द फंक्शन ऑफ दिस है, Y फंक्शन ऑफ दिस है एंड Z इज द फंक्शन ऑफ, इसका मतलब है R पूरा का पूरा जो है वो किसका फंक्शन होगा, U1 U2 एंड U3। क्लियर है बात। अच्छा, तो आपको पता है आर जो होता है वो पोजीशन वेक्टर है किस पॉइंट का, पी का। सही है, पी पॉइंट यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब जब आप लोग, आपको पता है कि यहाँ पी पॉइंट जो है ये इनका बेसिक ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, जहाँ से ये वह है कर्व, ये वाली कर्व है और ये वाली कर्व है। ठीक हो गया, ये वाली। अब जब हम पार्शियल आर ओवर पार्शियल U1 लेंगे, इसका मतलब है हम उसमें चेंजिंग चेक करें, टेजेंट वेक्टर ड्रा करें U1 के ऊपर। ये यहाँ U1 है ना, तो यहाँ इसका टेजेंट ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वेक्टर को ये वाला वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, E1 यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, वी कैन राइट दिस टेजेंट वेक्टर एट पॉइंट P। ठीक है, तो उसके बाद ये वही डेरिवेटिव वाली बात है, उसको उसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो वो कह रहा है कि हम इसकी जो मैग्नीट्यूड है ना उसको H1 कह दिया, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में यूज होगा। तो ये जो डेरिवेटिव है एट पॉइंट U1 के रिस्पेक्ट, तो वो क्या आ जाएगा, H1 और E1 यूनिट वेक्टर। E1 यहाँ पर किस चीज को शो कर रहा है, डायरेक्शन को, और ये किसको शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। दो ही चीजें होती है ना वेक्टर में। अच्छा, नेक्स्ट, जब हम उसका U2 और U3 के लिहाज से लेंगे तो वो उस हिसाब से रिस्पेक्टिव उनके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि H1 और H2 जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास
क्या कहलाते हैं, स्केल फैक्टर्स कहलाते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन जनरल h1 एंड h2 आर द फंक्शन ऑफ u1 एंड u2 एंड u3 एंड दैट आर द नॉन जीरो। अच्छा, हमने एक चीज यहाँ पर जो सबसे अच्छी स्टडी करनी है वो ये करनी है कि जब जो हमारे पास u1 कर्व है, ठीक है, उसका अगर हम ले लें ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फंक्शन का, कोई u1 फंक्शन है, इसको हम स्केलर फंक्शन कह देते हैं, इसका हमने क्या लेना है, ग्रेडियंट। तो जब ग्रेडियंट लेते हैं किसी वेक्टर का तो जाहिर बात है स्केलर फंक्शन का, सही है, तो वो हमें क्या मिलता है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, वो हमें मिलता है, वो एक वेक्टर मिलता है, वेक्टर। हाँ, नॉर्मल टू दी सरफेस, सरफेस थी ना u1 हमारे पास, तो उसके नॉर्मल एक वेक्टर मिलेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जब हम उसका ग्रेडियंट लेंगे तो वो हमें u1 के, यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो u1 को अगर यहाँ पर शो करूँ, u2 को यहाँ पर शो करवाऊँ, u3 को ऐसे शो करवा दूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर u1 u2 और u3 सर्फेसिस, ठीक है, ये वाली u1, ठीक हो गया। अगर आप इसके नॉर्मल वेक्टर देखें, ठीक है, कि अगर आप इसका ले लें ग्रेडियंट ले लें तो वो इसके नॉर्मल एक वेक्टर आपको E1, अब E1 आपको जाहरी तौर पे तो इस तरफ नजर आ रहा है, लेकिन ये इसके क्या है, नॉर्मल है सरफेस के, ठीक है, आपको अगर यहाँ इसको एज अ विजुलाइज करना हो तो। अच्छा, वो आ गया E1। अच्छा, जब E1 आएगा तो ग्रेडियंट की उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना, तो वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने E1 E2 और E3 जो है वो, ये तो हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन करवाए थे ना जो टेंजेंट थे कोऑर्डिनेट कर्व के, लेकिन E1 E2 E3 जो है वो नॉर्मल टू दी कोऑर्डिनेट सर्फेसिस है। फिर बात को समझें, कर्व के टेंजेंट पे जो वेक्टर हमने डिफाइन करवाए हैं वो स्मॉल E1 E2 और E3 है, और जो कैपिटल E1 E2 और E3 है, दैट आर द, जो ये वाली सर्फेसिस हमारे पास हैं, इनके नॉर्मल वेक्टर्स, ये वाले इनके नॉर्मल वेक्टर जो हैं कोऑर्डिनेट सरफेस पे, उन पे नॉर्मल वेक्टर हैं, उनके यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना है कि ई स्मॉल E1 से क्या मुराद है, ठीक हो गया। आगे आता है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक हो गया। तो इफ द कोऑर्डिनेट कर्व्स इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट कर्व्स जो होती हैं वो अगर 90 के एंगल पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें, सही हो गया। तो उस वक्त जैसे वो मैं पहले बता रहा था रेक्टेंगुलर सिस्टम में, ये उसने लिखा भी हुआ है मेरे ख्याल में, ते u1 u3 कोऑर्डिनेट कर्व्स ऑफ द ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम आर सिमिलर टू द एक्स एंड वाई जी, समझ आ गई है ना। वहां पर भी वो 90 के एंगल पे क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है, जब हम उसको एक्स को भी जीरो लेते हैं, वाई को भी जीरो लेते हैं एंड जी को भी जीरो लेते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जब आप, जाहिर बात है वो 90 के एंगल पे कर रही हैं, तो फिर आपके पास ये जो उनकी डॉट प्रोडक्ट होगी E1 की E2 के साथ, वो क्या होगी, वो तो जीरो होगी, समझ आ रही है ना। जीरो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर वो 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसका अपने आप के साथ क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दैट विल बी 1, ठीक है। और जब हम E1 और E2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, दैट विल बी E3। आपको पता है R3 में होता ही ऐसा है कि हम, जो हमारा तीसरा वेक्टर होता है वो उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम कह सकते हैं द वेक्टर ए इन अ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। तो वो कहता है कि हमारे पास कर्विलिनियर, अगर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम में कोई वेक्टर पड़ा हुआ है तो उसको हम जाहिर किस सूरत में करवा सकते हैं, पहले तो हम जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसको करवाते थे A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K। तो यहाँ पर तो हमारे पास E1 E2 क्योंकि कर्विलिनियर सिस्टम में है, तो इस यहाँ पर, वहां पर याद रखना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डायरेक्शन को शो करता था I J K करता है, यहाँ पर जो डायरेक्शन को शो कर रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, वो क्या चीज शो कर रही है, E1 E2 एंड E3। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये जो चीज थी ये क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज थी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर पूछ ले, सही हो गया। आगे थ्योरम 6.1 है कि अगर हमारे पास u1 u2 एंड u3 आर द ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो आप लोग इसका जो ग्रेडियंट है उसकी मैग्नीट्यूड जो है उसको शो करवाएं कि वो HJ की इनवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे उसने
ठीक है, यहाँ पर वो लिया है 1 के लिए लिया है, फिर इसको डिवाइड करवाया है, तो उधर जाके वो ये चीज, अच्छा अच्छा, क्योंकि ओके, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर था इसकी, तो वो 1 होगी, तो H1 ऊपर जाके क्या बन गया, H इनवर्स। इसी तरह से 2 के लिए तो उसने जनरल कर दिया कि HJ के लिए भी इसी तरह से होगा। ठीक हो गया, तो ये भी एक MCQs कह सकते हैं। अगर ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर सिस्टम होता है, वहां पर जो हमारे पास सरफेस नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं जिनको कैपिटल ई से जाहिर करते हैं, और जो कर्व्स के टेंजेंट वेक्टर होते हैं जिनको स्मॉल ई से शो करवाते हैं, दैट आर इक्वल। ठीक है, इसको भी हम शो करवा दिए यहाँ पे। ठीक हो गया, ओके। तो मेरे ख्याल में कर्विलीनियर सिस्टम को थोड़ा सा विजुलाइज करना मुश्किल तो नहीं था, समझना मुश्किल था, वो तो हमने थोड़ा सा उसको ज्योमेट्रिकली देख लिया है। आगे आता है 6.6, एक्सप्रेशन फॉर आर्क लेंथ, एरिया एंड द वॉल्यूम एलिमेंट्स इन द ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर। अब बात ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम की शुरू होगी। आर्क लेंथ एलिमेंट, अगर आपके पास एक आर हमारे पास वेक्टर पड़ा है, पोजीशन वेक्टर पड़ा है, तो उसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, जाहिर बात है U1 के हिसाब से लेंगे, U2 के हिसाब से लेंगे एंड U3 के हिसाब से लेंगे। तो वो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर हम आर का डेरिवेटिव U1 के लिहाज से लेंगे, जाहिर बात है फिर DU1 आ जाएगा। तो ये बराबर किसके होगा, ये तो अपनी जगह पर आ गया ना, ये वाली चीज, ये वाली। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये वाली जो चीज होती है, ये वाली, ये किसके बराबर होगी, पार्शियल आर ओवर पार्शियल U1, ये वाला किसके बराबर होगा, थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने। H1 even. एग्जैक्टली ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो चीज है, ये हमारे पास क्या आया है, डेरिवेटिव आया सिंपल। देन द डिफरेंशियल ऑफ लेंथ, ये हमारे पास थी लेंथ, अगर हम वो आर वेक्टर की फाइंड करें तो। ठीक है, अच्छा, वो आ गई। तो अगर हमारे पास, अगर हम उसका, देन द डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ ds इज डिटरमाइंड फ्रॉम, ठीक है, तो ये उसका फार्मूलेशन है कि डी आर की डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट ली है। एक मिनट रुके, देन द डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ ds, अच्छा, ये बेसिकली ठीक है, डी एस स्केयर को डी आर डॉट डी आर करके लिखा है। तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम है, तो यहाँ ई वन के बराबर, ये तो ठीक है, आपको पता है वो ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ जब डी एस का स्केयर होगा तो डी आर डॉट डी आर आ जाएगा। तो जाहिर बात है दो वेक्टर्स है हमारे पास, सही हो गया, तो दोनों की क्या आएगी, डॉट प्रोडक्ट आएगी, तो डी आर तो आपके पास यहाँ मौजूद है, सही है। तो जब हम इनको डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे, तो ये जो E1 है, E2 है, E3 है, ये क्या हो जाएंगे, ये वैनिश हो जाएंगे। वैनिश किस वजह से होंगे, क्योंकि जैसे हम उधर लेते थे ना, आई वाले के साथ जे वाले के साथ के वाला, तो यहाँ स्मॉल E1 वाला स्मॉल E1 के साथ, स्मॉल E2 वाला स्मॉल E2 के साथ एंड स्मॉल E3 वाला स्मॉल E3। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास ds का स्केयर आएगा, and the element of the arc length ds obtained by taking the square root, arc length ds is obtained by taking the square root of equation 2। जब equation 2 का हम square root लेंगे, तो देन वो हमारे पास क्या आ जाएगा, arc length आ जाएगी। अच्छा, ये तो आर्क लेंथ के बारे में था। उसके बाद आता है एरिया एलिमेंट। एरिया में उसने क्या किया हुआ है कि हमारे पास जो ये था, फ्रॉम द फिगर 6.4 डी ए इज इक्वल टू, उसने क्रॉस प्रोडक्ट ली है दो वेक्टर्स की। ठीक है, अगर हम A1 मतलब कि अगर A1 फाइंड करना चाहते हैं, तो हम E2 और E3 जो वेक्टर्स हैं दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और उनकी क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। इसी तरह से DA2 तो DA3। तो बीन के सिंपल आप फार्मूला यही वाला याद रखें, ठीक है, कि DA1 के लिए क्या होगा, फिर उसके बाद DA2 DA3 के लिए तो वो सेम होगा। उसके बाद वॉल्यूम के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्केलर ट्रिपल Triple product. प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वाली चीज, ठीक है, तो ये सबको समझ आ गई, ओके।
ये वाली चीज मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के लिए भी होगी कि जकोबियन यहाँ पर हम चीज पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन फॉर अ जकोबियन इन द ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट। ठीक है, कि अगर हमारे पास u1 u2 एंड u3 आर द ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट हैं, तो यहाँ x को इन द फंक्शन ऑफ u1 u1 ये वाला, तो देन वी नो दैट द जकोबियन ऑफ x y एंड z विद रिस्पेक्ट टू u1 एंड u2 एंड u3, ये मीन यहाँ अगर हम x1 x2 और x3 का अगर हम जकोबियन लेना चाहें u1 u2 और u3 के, मीन के हमारे पास एक फंक्शन है, हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं ये वाला, अगर हम इसका जकोबियन लेना चाहें, डेरिवेटिव लेना चाहें पार्शियल u1 u2 और u3 के लिहाज से, तो उसका फार्मूलेशन क्या होती है कि आपने पार्शियल x ओवर पार्शियल u1, पार्शियल x ओवर पार्शियल u2, पार्शियल x ओवर पार्शियल u3, तो इस तरह से ये डिवाइड, तो आपको पता है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो हम जब इसको हल करेंगे तो ये इस फॉर्म में। तो मेन जो यहाँ पर मुद्दा है वो ये है कि हमारा जो जकोबियन यहाँ पर आया है वो क्या आ जाएगा, h1 h2 एंड h3, h1 h2 एंड h3, ये बेसिकली भला क्या था, ये था हमारे पास स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जब ऑर्थोगोनल सिस्टम में हम लेते हैं ना जकोबियन एक्स वाई एंड जी का, तो वो हमारे पास मल्टीपल आप क्या आता है, स्केल स्केल फंक्शन। फैक्टर। ठीक है, नोट दैट द सिंस द ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंगल वैल्यू देयरफॉर जकोबियन डज नॉट वैनिश एट एनी, तो इसका मतलब है ये सिंगल वैल्यूड है, इसका मतलब है ये वाला एमसीक्यूज भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे पास नॉन जीरो आया ना, तो इसका मतलब है जकोबियन किसी भी पॉइंट पे ऑर्थोगोनल सिस्टम में वैनिश नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है, क्योंकि हमने पिछला कंसेप्ट पढ़ा है ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस का, कर्ल का एंड लैप्लासियन। ठीक है, अच्छा हमारे पास एक फंक्शन है फाई जिसका हमने ग्रेडियंट लिया है, तो वो हमारे पास आ गया है f1, क्योंकि ये बात को जहन में रखना है कि हम ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल रहे हैं। तो जब हम इसका, क्योंकि ये जो फाई है ये याद रखना है, दिस वन विज द फंक्शन ऑफ f1 f2 एंड f3, तो f1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, f2 तो f3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी आर, सिंस डी आर हमारे पास सॉरी इसके बराबर होता है और ये हमारे पास इस चीज के बराबर होता है, पीछे भी पड़ा है, तो जब हम डेरिवेटिव, ये किसका लिया हुआ है, जो हमारे पास साई फंक्शन का, तो साई फंक्शन का उसने डिफरेंशियल जो है वो डिफाइन किस तरह से करवाया है कि अगर हम ये जो साई फंक्शन है इसका ग्रेडियंट की डॉट प्रोडक्ट लें किसके साथ, डी आर के साथ, तो वो डिफरेंशियल होगा साई फंक्शन का। अच्छा, तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, h1 f1 du1। ठीक है, ये हमने पीछे भी वो चीज़ों को वहां पर पढ़ा है, उस तरह से ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये वाली जो चीज़ है इसको हम लिख सकते हैं, ये du1 तो वैसे का वैसे आ जाएगा ना ये वाला, और आपको पता है h1 f1 जो होता है वो बराबर किसके आएगा, पार्शियल साई ओवर पार्शियल u1, ऐसे ही है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर अगर देखें ना तो f1 को हम लिख सकते हैं पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u1 डिवाइडेड बाय h1, इस तरह से। तो यहाँ पर उसने f1 की वैल्यू भी निकाली है, तो वो आपके पास ये आपको नजर आ रही है, f1 की वैल्यू हो, ये f2 की वैल्यू, ये f3 की वैल्यू। तो यहाँ पर ग्रेडियंट जो साई का आया है वो किस हिसाब से आया, वो ये वाला आया, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कंपेयर करवा के देखें तो आपके पास डेल क्या आ रहा है, डेल ऑपरेटर, जवाब पे ये डिवीजन में तो नहीं आएगा ना इनके, ये तो अलग से एक डिवीजन बन रही है ना h1 की। ये वाली ये वैसे ही जो आएगा आपने ना, लिखी। f1 इज इक्वल टू 1/h1 साथ पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u1, इसको लिखने में हर्ज तो नहीं है मेरे ख्याल में, ऐसे नहीं आएगा, उसके साथ नहीं आएगा क्या आएगा, नीचे, उसके साथ मल्टीपल में आएगा ना नहीं मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, ये नीचे, ऊपर है चीज, ये डिवाइड हो नीचे रही मल्टीपल में आएगा। अच्छा ठीक है। है, वो अलहदा चीज है, ये अलहदा चीज है। ठीक है, ये स्केल फैक्टर है।
ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, ठीक तो है ठीक। यहाँ मेन जो चीज़ है वो ये देखनी है कि हमारा इक्विवेलेंस, हमारा जो ऑपरेटर था वो क्या बन चुका हुआ है, डेल ऑपरेटर। तो वो ये बन चुका हुआ है अगर आप देखें तो ये भी एक एमसीक्यूज है कि कर्विलीनियर सिस्टम में हमारा जो डेल है, क्योंकि उधर तो आपके पास जो डेल था आपको पता क्या था, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स आई और पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई जे, इस तरह से, ठीक है, आगे की तरफ। तो ये आगे उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म लिखी हुई है। उसके बाद आ जाती है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस हमारे पास क्या होती है, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होती है वेक्टर के साथ डेल की। तो यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर हम कर्विलीनियर सिस्टम में, कर्विलीनियर सिस्टम में क्या होगा डॉट प्रोडक्ट में, कि वो सब अलहदा अलहदा सबके साथ हो जाएगी, अलहदा अलहदा होगी। तो यहाँ पर E1 जो है वो किसके बराबर था, E2 E3 के। और E2 और E3 का अगर हम क्या लें, क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो वो क्या आ जाएगी, क्योंकि ये राइट हैंडेड है तो इनके दरमियानी एंगल साइन 90 कितना आएगा, साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के। तो E2 क्रॉस E3, अगर तो वो पिछले पढ़े हैं तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि E2 और E3 का फार्मूला क्या होता है। क्योंकि आपको पता है E2 का फार्मूला होता है क्या हमने पढ़ा था, U ओवर इसकी मैग्नीट्यूड, इस तरह से पढ़ा था। और इसको बोला था हमने कि ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये H2 के बराबर होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि E2 किसके बराबर होगा, ये क्या हम E2, नहीं नहीं जवाब भाई, H2 जो था वो मेरे ख्याल पार्शियल डेरिवेटिव में था। थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं हम। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन भला किस तरीके से हुई है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में E2 की मैग्नीट्यूड तो वो 1 हो जाएगी, उसकी भी 1 हो जाएगी। तो ये भला उसने ये वाला किस तरह से लिखा है, किसी को आइडिया है? ये यूनिट वेक्टर तो नहीं जो साथ हम लेते होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। नहीं, इतना बड़ा यूनिट वेक्टर कहाँ से आ गया ये, कैसे लिखा है, शायद इसका पीछे प्रूफ हो, यहाँ पर डायरेक्टली इसमें लिखा हुआ है। जवाब भाई उन्होंने वैल्यूज वगैरह लिख के बाद में उसको कंप्लीट उसका लिख दिया होना। अच्छा, इसको देखिए, फाइनल रिजल्ट। देखिएगा कैलकुलेशन को, मुझे भी अभी फिलहाल इस पॉइंट की समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर उसने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिए। ठीक है, देखिएगा, अगर समझ नहीं आएगी तो फिर इसको देख लेंगे हम। देखिए डाइवर्जेंस के लिए था। इसी तरह आगे कर्ल है, ठीक है। कर्ल के लिए भी वही कंसेप्ट है कि हम लोगों ने इसका ऑर्थोगोनल जो कर्विलिनियर सिस्टम है उसका, इसको देखना है कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल फॉर्म में, कर्विलिनियर फॉर्म में ये क्या आता है, ठीक है। तो ये वेक्टर बनते हैं। तो बस इसको याद रखिएगा, इतना बड़ा भी जाहिर बात है फार्मूला तो नहीं आपको पूछेगा, लेकिन इसको फिर भी याद रखिएगा। लेकिन इतना बस पता होना चाहिए कि स्केल फैक्टर फंक्शन क्या है, ये वो क्या है। तो लेकिन ये कंसेप्ट जरूर रखिएगा कि यहाँ पर कर्ल जो है वो चेंज हो रही है कर्विलिनियर सिस्टम में। उधर तो आपके पास, आपको पता है, डिफरेंट आ रही थी, याद है, उधर आपके पास सिंपल ये वाली आ रही थी कि यहाँ पर आई था, वहाँ पर जे था, वहाँ के था, वहाँ पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स था, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई था, पार्शियल ओवर पार्शियल जी था। और यहाँ क्या आ रहा था, ए एक्स आ रहा था, ए वाई आ रहा था और ए बी। तो यहाँ तो वो सारी की सारी चीज़ ही चेंज है। चेंज किस वजह से है, क्योंकि एक हम नए सिस्टम में आ गए हैं, दैट इज द ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम। तो यहाँ लप्लासियन, लप्लासियन क्या होता है आपको पता है, किसी फंक्शन का, ये किसी भी डाइवर्जेंट, सॉरी, ग्रेडियंट का अगर हम डाइवर्जेंस लें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, लप्लासियन बन जाता है, और दैट इज द इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था इसमें। तो इसका यहाँ पर लप्लासियन ये बन गया। वहाँ पर आपको पता है लप्लासियन क्या होता था, इसका स्केयर ओवर पार्शियल एक्स का स्केयर प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई का स्केयर प्लस पार्शियल यू पार्शियल जी का स्केयर इज इक्वल टू 0, इस तरह से। ठीक है, तो मतलब कि हम जब कर्विलिनियर सिस्टम में आ गए हैं
तो ये सारी की सारी चीजें क्या होगी चेंज। आ, तो जी जी रात भाई वो कैलकुलेशन की समझ आ गई क्या? हाँ जी बताएं, चलें वो कर लेते हैं, देख लेते हैं वो किस तरह से भला की गई है कैलकुलेशन। ये जल्दी क्योंकि वो जो टाइम अभी हम कम लोगों भी ने 1 मिनट है। 6.1 थ्योरी किया ना, हम्म। जो थ्योरम 6.1 है ना, उसके अंदर प्रूफ में एक जगह पे है E1 जो है वो इक्वल है H1 नेबुला U1 के। ओके तो E2 हो जाएगा H2 नेबुला U2 और E3 हो जाएगा H3 नेबुला U3। ठीक ठीक उस और फिर सिंपल उनकी ठीक मल्टीप्लिकेशन है कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल के। ठीक हो गया, मतलब ये बाद में उसकी क्रॉस प्रोडक्ट है, ऐसे ही है ना। जी जी। ठीक हो गया। तो बस ठीक है, यहाँ तक करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट हाफ जो चैप्टर है वो हम कल करते हैं, क्योंकि मीटिंग का टाइम मेरे पास तो बस खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ये एग्जांपल लाजमी कीजिएगा। वन, कोशिश की है कि कर्वीलिनियर सिस्टम को समझ सकें, होपफुली आप लोगों को भी समझ आई होगी।